प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मान लीजिए कि किसी किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है। उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु यदि वह अपने परिवार के 5 सदस्यों, पत्नी, बच्चों आदि को कृषि कार्य में लगा ले, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। 1950 के दशक के अंत में अध्ययन के द्वारा भारत में 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया था। आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवसन करते हैं, वहां नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहां रहते हैं, पर वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वे अपने गांव लौट आते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण यह है कि कृषि का कार्य मौसमी होता है। वर्ष भर गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब खेत में काम नहीं होता तो लोग शहर की ओर आ जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगार की अवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। यद्यपि हमने देखा है कि रोजगार समृद्धि दर बहुत धीमी रही है, पर क्या आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठे रह पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख सकते हैं जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इनमें बहुत ही असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तथा जोखिम भरे कार्य भी होते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार ने निम्न आय परिवार के बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं और इसके लिए पहल की है। इस विषय में अगले परिच्छेद में चर्चा की जाएगी। सरकार और रोजगार सृजन। हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया है। यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों की अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। इनके प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां करती हैं। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियां भी चला रही हैं। इन सब में भी यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं। जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे भी अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ठीक है, अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए एक सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनी में रोजगार में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। साथ ही उस इस्पात मिल को उत्पादनों की पूर्ति करने वाली और उससे इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को भी अपने उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का सृजन है। अपने अध्याय 4 में ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है। उन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम केवल रोजगार ही उपलब्ध नहीं कराते, इनके सहारे प्राथमिक जनस्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय तथा रोजगार सृजन करने वाली
परिसंपत्तियां खरीदने में सहायता, दिहाड़ी रोजगार के सृजन के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास, गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के कार्य पूरे किए जाते हैं। निष्कर्ष: भारत की श्रमबल संरचना में परिवर्तन आ चुका है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। सेवा क्षेत्र का विस्तार तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव का कारण अब निर्बाध रूप से लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट उपक्रम तथा विशेषज्ञ श्रमिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। कार्य की आउटसोर्सिंग एक सामान्य बात हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपने विशिष्ट विभागों जैसे विधि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ग्राहक सेवा अनुभाग को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए, जो कि दूसरे देशों में भी स्थित हो सकता है। आधुनिक कारखानों की परंपरागत अवधारणा इस प्रकार बदल रही है कि घर ही कार्यस्थलों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह समस्त परिवर्तन व्यक्तिगत श्रमिक के पक्ष में नहीं हो रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता के कारण रोजगार का स्वरूप और अधिक अनौपचारिक हो गया है। इसके बावजूद पिछले दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन इसके कारण ही रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने के कारण सरकार को विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। पुनरावर्तन: वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं और इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन में रोजगार कर रहे हैं, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रमबल का सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक हैं। अनियत दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम ही रह जाते हैं। भारत के कुल श्रमबल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि और संबद्ध कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। हाल के कुछ वर्षों में रोजगार वृद्धि में शिथिलता आई है। सुधारोपरांत भारत में सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसरों का उदय हुआ है। ये नए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं तथा इनके कार्य की प्रकृति अधिकांशतः अनियत है। सरकार देश में सबसे बड़ा अनौपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का आम प्रकार है। भारत की श्रमबल की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है। अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती है। ठीक है, अब ये अभ्यास दे दिया, तो अभ्यास में श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। क्या ये भी श्रमिक हैं? एक भिखारी, एक चोर, एक तस्कर, एक जुआरी, क्यों? अगर हैं तो क्यों? इस समूह में कौन असंगत प्रतीत होता है? ठीक है, पहचानना। नाई की दुकान का मालिक, एक मोची, मदर डेयरी का कोषपाल, या अपने क्षेत्र के दुग्ध सहकारी समिति ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक, परिवहन कंपनी संचालन, निर्माण मजदूर। ठीक है, अब ये हाँ भरना है। नए उभरते रोजगार मुख्यतः डैश क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में? मुझे लगता है सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में, बताइए। तो 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा, अनौपचारिक या औपचारिक? कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? राज स्कूल जाता है, पर जब वह स्कूल में नहीं होता तो प्रायः अपने खेत में काम करता दिखाई देता है। क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे? क्यों? शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। अगर हैं तो क्यों? ठीक है, मीना एक गृहिणी है। घर के कामों के साथ साथ वह अपने पति की कपड़े की दुकान के काम में भी हाथ बटाती है। क्या उसे एक श्रमिक माना जा सकता है? क्यों? यहाँ इसे असंगत माना जाएगा
किसी अन्य के अधीन रिक्शा चलाने वाला, राजमिस्त्री, किसी के मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला, श्रमिक, जूते पॉलिश करने वाला लड़का। निम्न सारणी में 1972 से 1973 में भारत के श्रम बल का वितरण दिखाया गया है। इस ध्यान से पढ़कर श्रम बल के वितरण के स्वरूप के कारण बताइए। ध्यान रहे कि यह आंकड़े लगभग 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ठीक है, अब हैं हमारे ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो पता है, 1 मिनट। हाँ, ये सभी क्वेश्चन। अतिरिक्त गतिविधियां में क्या है देखते हैं। एक क्षेत्र का चयन करें, जैसे गली या कॉलोनी, और उसे 3-4 उप क्षेत्रों में बांटें। एक सर्वेक्षण का आयोजन करें, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सभी क्रियाओं का ब्यौरा एकत्र कर लें। फिर सभी उपक्षेत्रकों के लिए अलग अलग श्रमिक जनसंख्या अनुपातों का आकलन करें। अपने परिणामों के आधार पर विभिन्न उपक्षेत्रकों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में अंतरों की व्याख्या करें। ठीक है, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन का दायित्व छात्रों के 3-4 समूह में बांट दे। एक क्षेत्र में मुख्यतः धान की खेती होती है, दूसरे क्षेत्र में नारियल के बाग की मुख्य कार्य है, तीसरे क्षेत्र में मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है, चौथे क्षेत्र में नदी बहती है, वहाँ पशुपालन की बहुतायत है। छात्रों के समूह को उन क्षेत्रों के अनुरूप रोजगार सृजन की आवश्यकता पर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहें। ठीक है, स्थानीय पुस्तकालय में जाकर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक रोजगार समाचार की मांग करें तथा पिछले 2 महीने के अंक देखें। ये 7 अंक होंगे। इनमें 25 विज्ञापनों का चयन करें तथा निम्न सारणी भरें। सारणी की आवश्यकता के अनुसार इसे बनाएं। ठीक है, इसके बाद कक्षा में वितरित करें। ये है, 1 मिनट। प्रदेश के अलग अलग, आपने अपने घर के आसपास सरकार द्वारा संदर्भ हो गया, ये सब देख लेना आप, क्योंकि काफ़ी सारा है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, रोजगार समृद्धि। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस।